हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आपके अपने परिवार एलाइट लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे से तैयारी कर रहे होंगे। एक नए सेशन, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, भूकंप। इससे पहले मैं आपको 2 क्लासों में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद करते हैं आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। आगे हम अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप क्या है, भूकंप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले कंपन को या महसूस होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। वाइब्रेशन फेल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड अर्थक्वेक। तो भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी पृथ्वी की सतह पर महसूस होने वाले कंपनों को भूकंप कहते हैं। वाइब्रेशंस फेल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड अर्थक्वेक। भूकंप का अध्ययन किसे कहते हैं? भूकंप का जो हम अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं? अध्ययन, उसे हम क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को सीस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के कारण, नेक्स्ट क्या आता है? भूकंप के कारण। कमेंट सेक्शन में बताएं भूकंप के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वनडे एग्जाम, एसएससी, जितने भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं वो सभी लेवल के इसमें अच्छे से आपको मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। ये टॉपिक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप नोटबुक निकाल लीजिए। नोटबुक में ये सारी चीजें नोट कीजिए क्लास के साथ साथ। अगर क्लास के साथ साथ नहीं हो पा रहा है मैनेज, तो आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे इसके टेलीग्राम चैनल पर। तो भूकंप के कारण क्या क्या है? फर्स्ट वन, मानवीय कारण। इसके 2 कारण हैं, एक तो मानवीय कारण, मानवीय कारण, देन सेकंड प्राकृतिक कारण। मानवीय कारण का मतलब ये नहीं कि आपकी किसी ने, दोस्त ने या साथी ने आपकी चारपाई या खाट को ऐसे खिसका दिया और चेयर को हिला दिया नीचे से और आपको लगा कि भूकंप आ गया। जी नहीं। इसका एक कारण है कि जैसे हम, हमारी जो इसरो है वो हम परमाणु परीक्षण करते हैं। परमाणु परीक्षण, जब हम परमाणु परीक्षण करते हैं तो हमें कंपन पैदा होता है, उस एरिया में कंपन पैदा होता है, उससे हम क्या बोल सकते हैं? वो ये मानवीय कारण है, भूकंप का एक मानवीय कारण है। अब हम आते हैं सेकंड, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो वहां पर एक कंपन पैदा होता है। कंपन पैदा होने के बाद ही भूकंप की उत्पत्ति होती है। हमें कंपन महसूस जैसे होता है, उसी से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे ही यहाँ प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के जरिए, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक जो है सिद्धांत है, प्लेट जब आपस में टकराती है एक दूसरे से कंपन होता है। अब भूकंप को मापा किससे जाता है? भूकंप को किसके द्वारा, भूकंप को किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे भूकंप को किससे मापा जाता है। तो भूकंप को हम बताएंगे सीस्मोग्राफ,
सीस्मोग्राफ किससे मापा जाता है? सीस्मोग्राफ से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। अब ये भूकंप का जो मेन पॉइंट है एक डायग्राम के थ्रू समझने जा रहे हैं। भूकंप से भूकंप की उत्पत्ति से, ऐसे लिखो, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित डायग्राम, इससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो क्या है कि मेरी क्लास में मैं आपको समझाना ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे कि समझने से हम थ्योरी तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन रटने से डायग्राम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि रटा हमने ओनली फैक्टों को रटा होता है। अभी मैं आपको डायग्राम बता दूंगा तो खुद से ही भूकंप के बारे में उसकी थ्योरी को आसानी से लिख दोगे अच्छी सी लैंग्वेज में। तो वो डायग्राम कुछ ऐसे है, जैसे हमने कोई प्लेट ली, क्या बना दी है हमने? कोई प्लेट। अब इस प्लेट में हम उसकी प्रक्रिया को प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सभी मेरे साथ साथ इसको बनाते चले अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में, ज्योग्राफी के जहां भी नोट्स आप बना रहे हो उसमें। तो आपको बीच में क्या होता है? ये फोकस। आपका ये क्या है? फॉल्ट। ये हमारा क्या होता है? एपी सेंटर। एपी सेंटर। ये भी हमारा क्या है? फॉल्ट। स्क्रैप फॉल्ट, स्क्रैप फॉल्ट, स्क्रैप। तो क्या होता है? इसको हम बोलते हैं, फोकस को, भूकंप तल। भूकंप तल या भूकंप मूल। एपिसेंटर को क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। फॉल्ट का क्या होता है? जब दो प्लेटें एक दूसरे से उस जगह से अलग होती हैं। क्या होती हैं? अलग होती हैं। एक बीच में गैप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्ट। ऐसे कहते हैं कि जैसे अब ये जो वाला फॉल्ट है और ये वाला फॉल्ट है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। यहाँ प्लेटें एक दूसरे से पहले से अलग हो चुकी हैं। ये कहते हैं रिफ्ट जैसा, एक घाटी जैसा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। बट ये वाला जो फॉल्ट है, ये ऐसे बोलते हैं हिंदी में दरार। जैसे कोई भूकंप आया, कंपन हुआ, कंपन होने के बाद एक दरार बन जाती है, एक लाइन बन जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्ट बोलते हैं। तो आप ये डायग्राम का अच्छे से फोटो स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो गोल गोल तुम्हें दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहे हैं, ये हमारी वेव्स हैं। क्या है ये? वेव्स, तरंगे। ये तरंगे। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छे समझ में आ रही है मेरी क्लास? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे शानदार मजे से समझ में आ रही है ये चीजें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सीस्मोग्राफ के द्वारा इसको मापा जाता है, भूकंप को। लेकिन हम अभी बताएंगे कि इसके जो वो स्केल है, पैमाना है, उसके प्रकार कितने होते हैं। क्या सिस्मोग्राफ अकेला होता है?
नहीं, इस सिस्मोग्राफ को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है या विभाजित किया गया है। तो भूकंप पैमाना, भूकंप का जो पैमाना है इसको बोलते हैं स्केल। तो कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है? 3 भागों में। फर्स्ट वन रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाना। तो फर्स्ट वन क्या है? रिएक्टर पैमाना है। आपको पता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं पैमाने के नाम। रॉसफेरल पैमाना, रॉसफेरल पैमाना। एंड थर्ड वन मार्केली पैमाना। आपने देखा होगा कि प्रीवियस जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपने देखा होगा कि रिएक्टर स्केल ज्यादा पूछा जाता है। आपने इन दो रॉसफेरल और ये मार्केली पैमाना जो है इनके नाम काफी नहीं सुने होंगे, अधिकतर नहीं सुने होंगे। आप एक एग्जाम लेवल जो होता है उस सिलेबस जो लेवल होता है उसमें जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो हमारा रिएक्टर पैमाना पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रिएक्टर पैमाना, जो कि एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो आप इसमें इसको हाईलाइट कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक नोट लिख लो यहाँ ऐसे करके मेरी तरह, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसका जो वर्ड होते हैं, इसके ऊपर जो अंक होते हैं रिप्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? 1 से 10, 1 से 10। जैसे हमने देखा होगा हमारे नॉर्मल स्केल होता है, ये 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, उसके 1 2 3 4 5 ऐसे सीरीज सिक्वेंस से उसमें पॉइंट लगे होते हैं 1 2 3 ऐसे करके। तो ऐसे ही इसके भी रिएक्टर पैमाने के भी 1 से लेकर के 10 पॉइंट बने हुए होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो एक पॉइंट की अगर हमें पता चलता है वृद्धि हो रही है, एक पॉइंट की भी वृद्धि अगर इस पॉइंट में हो रही है, जैसे कि अभी आपने देखा कि नेपाल से कोई भी भूकंप उत्पन्न हुआ और हमारे दिल्ली में आके ऐसे पता चला कि ऐसे भूकंप आया था, इतनी स्पीड से आता है, हम किसके करीब द्वारा देखते हैं? रिएक्टर पैमाने के द्वारा। अगर हमने देखा कि पिछली बार 2 था लेकिन इसमें 2 से 3 हो गया, क्या हो गया? 2 से 3 हो गया। जो एक की जो वृद्धि हुई है, पहले 2 था अभी 3 हो गया, जो एक की वृद्धि हो गया पता क्या हो गया? इसका मतलब होगा कि ये 8 गुना, मतलब जो 2 पॉइंट पर आया था उससे 8 गुना तेज भूकंप को जो है एक की वृद्धि होने का जो कारण है वो हमें 8 गुना रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? 8 गुना। ऐसे लिख लो, एक की वृद्धि के द्वारा हमें 8 गुना तेज भूकंप होने का पता चलता है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बता दो। आई होप आपके अच्छा, और आपको बता देता हूँ दोबारा से। भूकंप का जो पैमाना है स्केल, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन रिएक्टर स्केल, एंड सेकंड वन रासफेरल, थर्ड वन मार्केली पैमाना। हम देखते हैं एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट को लेकर चल रहे हैं। एग्जाम में क्या होता है, जो रिएक्टर पैमाना है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अभी आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन से पैमाने के द्वारा हमें क्या भूकंप का पता चलता है, तो किसका उसमें ये दिए नहीं होते, रॉसफेरल वगैरह नहीं दिए होते, तो हमें ज्यादातर क्या दिया होता है? रिएक्टर पैमाना दिया होता है। तो हमें क्या करना? रिएक्टर, क्योंकि मैंने लिखा भी है एग्जाम को लेकर के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्ड है वो रिएक्टर पैमाना है, इससे क्वेश्चन ज्यादा बनता है। और आप ये भी देखिए, एक वृद्धि के द्वारा एक की जो वृद्धि हो रही है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि पिछले समय से या पिछले वाले भूकंप से 8 गुना ये तेज भूकंप होने वाला है। कितना गुना भूकंप होने वाला है तेज? 8 गुना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, दोबारा से आप ले सकते हैं।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछली अभी क्लास में समझा कि भूकंप क्या होता है, भूकंप को मापा कैसे जाता है, भूकंप का अध्ययन कैसे किया जाता है, और भूकंप मतलब उत्पत्ति कैसे होती है, एक प्लेट के द्वारा मैंने आपको बताया। प्लेट के द्वारा बताने के बाद अभी मैं आपको बताऊंगा भूकंप के जो क्षेत्र होते हैं, भूकंप के जो जोन होते हैं। आपने शब्द सुना होगा जोन, अर्थक्वेक जोन। भूकंप के क्षेत्र, भूकंप के क्षेत्र, अर्थक्वेक जोन। कमेंट सेक्शन में बताएं कितने अर्थक्वेक जोन होते हैं हमारे भूकंप के। जोन बताइए आप, अर्थक्वेक जोन। स्टार्टिंग करते हैं जोन नंबर 5th। जोन नंबर 5th, जोन 4th, जोन 3, जोन 2nd। अभी आप बोलेंगे सर आपने भैया आपने फर्स्ट जोन नहीं लिखा, ऐसा क्यों नहीं लिखा? पहले हुआ करता था फर्स्ट जोन जो है, जो पहले हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, उसको खत्म कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है? उसको खत्म कर दिया गया है। जो कि पहले था, अभी ऐसा नहीं है। इसको क्या कर दिया गया है, यहाँ लिख लेते हैं, इसको आप हाईलाइट कर लेना। फर्स्ट जोन को, इसको खत्म कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। यहाँ सर्वाधिक जो भूकंप का क्षेत्र का हमें पता चलता है, सर्वाधिक जब भूकंप तेज है, कितनी तीव्रता है, वो कौन सा जोन है हमारा? कौन सा जोन है? 5th जोन। सर्वाधिक तीव्रता वाले क्षेत्र का हमें इस जोन से पता चलता है। हमें इस जोन से पता चलता है। अगर हमारा रिएक्टर जोन 5th को प्रदर्शित करता है, तो इसका मतलब हमारे भूकंप की जो तीव्रता है वो सबसे ज्यादा है। क्या है? सबसे ज्यादा है। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो हमारा भारत है, हमारा इंडिया है, इसमें सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो कौन कौन से क्षेत्रों में आते हैं? बताओ। जैसे मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर हम देखते हैं हिमालय क्षेत्र हमारे दो हैं। हिमालय क्षेत्र, भारत के हिमालय क्षेत्र हैं। जैसे फर्स्ट वन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सेकंड उत्तराखंड, उत्तराखंड। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपोर्टेंट जो एरिया है ये हो जाते हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और एक और है जो हमारा कच्छकरण जहां पर है, वो है हमारा गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात, एक गुजरात हो जाता है। भूकंप के क्षेत्र, अर्थक्वेक जोन टोटल हमारे कितने हैं अभी? 1 2 3 4। कितने? 4। 5 हुआ करते थे। जोन फर्स्ट है, इसको खत्म कर दिया गया है, जो कि अब नहीं है, पहले ये था। अभी है जोन सेकंड है, जोन
थर्ड है, फोर्थ है और ये फिफ्थ है। अगर फिफ्थ में हमें पता चल रहा है तो इसका मतलब सीधा है कि भाई यहाँ पर अब के वाला जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता सर्वाधिक रही थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम भूकंप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तारीख या महत्वपूर्ण डेट बताएंगे। कहां पर आया था भूकंप, कब आया था, ये सारी चीजें बताएंगे। जैसे हेडिंग डाल लो, भूकंप, जो कि एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण डेट, हो सकते हो तारीख। कमेंट सेक्शन में बताएं वो कौन कौन सी तारीख थी, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रही है वो। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वन क्या होती थी, 26 जनवरी 2001। क्या हुआ करती थी, 26 जनवरी 2001। सेकेंड वन 8 अक्टूबर 2005। 2005। 26 जनवरी वाली जो डेट है और 8 अक्टूबर वाली डेट है, ये दोनों अलग अलग जगह पर भूकंप का हमें पता चला था। लेकिन भूकंप की जो मात्रा थी, वो तीव्रता थी, वो सर्वाधिक थी। ये कहाँ की है, गुजरात का, को जो मैंने वही बताया था आपको, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, गुजरात का कच्छ क्षेत्र। 8 अक्टूबर 2005 को कश्मीर, उरी, कश्मीर में कहा, उरी में भूकंप आया था। कश्मीर के अंतर्गत उरी में 8 अक्टूबर 2005 को आया था। 26 जनवरी 2001 को गुजरात का कच्छ क्षेत्र में भूकंप की तीव्रता सर्वाधिक रही थी। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ले लिया हो। आगे चलते हैं। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, भूकंप तरंगें, सिस्मिक वेव्स जिन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिस्मिक वेव्स, भूकंप तरंगें। भूकंप कमेंट सेक्शन में बताएं कितने प्रकार की तरंगें होती है हमारी भूकंप की और कौन कौन सी होती हैं। सिस्मिक वेव्स, भूकंप तरंग, बताइए। जैसा कि फर्स्ट वन पी वेव, क्या होती है पहली, फर्स्ट वाली पी वेव। पी वेव को क्या बोला जाता है, प्राथमिक या प्राइमरी वेव्स। क्या बोला जाता है, प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगें। क्या बोला जाता है, प्राथमिक तरंगें। तो प्राथमिक तरंगें क्या होती हैं, प्राथमिक तरंगें जो भी, जब जैसे कि भूकंप स्टार्ट हुआ, अभी मैंने आपको बताया था, फोकस भूकंप तल या भूकंप मूल से भूकंप स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो सर्वाधिक तेज गति से जो निकलती हैं, तो वो कौन सी तरंगें निकलती हैं, पी प्राइमरी, पी पहली तरंगें सबसे पहले जिनकी उत्पत्ति होती है। क्या होती है इनकी सबसे पहले उत्पत्ति,
भूकंप के अंतर्गत सबसे पहले उत्पत्ति होती है वो हमारी पी वेव्स की होती है। किसकी होती है? पी वेव्स की। ये सभी माध्यम में, ये सभी माध्यम में गमन कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? गमन कर सकती हैं, मतलब चल सकती हैं, गमन कर सकती हैं। ये सभी माध्यम में गमन कर सकती हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं ठोस, द्रव, गैस इत्यादि। ये इनके अंतर्गत आसानी से चल सकती हैं। इनकी जो वेवलेंथ होती है, इनकी जो वेव स्पीड होती है, वो क्या रहती है? प्रवृत्ति अनुदैर्घ्य। क्या रहती है? अनुदैर्घ्य। ये कैसी, इनकी प्रकृति क्या होती है? इनकी प्रकृति, इनकी प्रकृति लौंगी या अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। अनुदैर्घ्य को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गी, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अनुदैर्घ्य, इनकी ध्वनि में अनुदैर्घ्य होती है। ये सबसे तीव्र गति से चलने वाली वेव्स हैं। क्या है? ये सबसे तीव्र गति से चलने वाली वेव्स हैं। इनकी स्पीड क्या रहती है? इनकी स्पीड क्या बताएंगे आप? कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, अगर आपको बताए तो। इनकी स्पीड्स क्या रहती है? इनकी स्पीड रहती है 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या रहती है इनकी स्पीड? 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। किनकी स्पीड रहती है? पी वेव्स। पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी प्राथमिक तरंगें। सबसे पहले उत्पत्ति इनकी होती है। सबसे पहले क्या होती है इनकी? उत्पत्ति। भूकंप के अंतर्गत सबसे पहले उत्पत्ति पी वेव्स की होती है। ये सभी माध्यम में गमन कर सकती है। इनकी प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। इनकी स्पीड सर्वाधिक होती है, 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड ये चलती हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में गमन कर सकती हैं, तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊं और अच्छा, जैसे कि आप चाहते हो। आई होप आपने ले लिया होगा। एंड सेकंड वेव्स, तो सेकंड पर क्या आता है हमारा? एस वेव्स। क्या आता है? एस वेव्स। एस वेव्स को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी वेव्स। एस वेव सेकेंड, इनको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगें। क्या होती हैं ये? द्वितीयक तरंगें। पी वेव्स के बाद कौन सी आती है? हमारी द्वितीयक तरंगें। इनको क्या कहा जाता है? इनको दूसरे नाम से क्या बोला जाता है? गौण तरंगें। क्या बोला जाता है इनको? दूसरा नाम का क्या नाम है? गौण तरंग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, पी वेव्स प्राइमरी वेव्स,
क्योंकि पहले चरण में थी, द्वितीय चरण में एस वेव, सेकेंडरी वेव्स आती हैं। सेकेंडरी वेव्स में क्या होता है, इनको हम गौण वेव्स या गौण तरंग के नाम से भी इन्हें बोला जाता है। ये क्या है, ये वेव्स जो है, ये वेव्स, ये तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही, ठोस माध्यम में ही गमन करती हैं। क्या करती हैं ये केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती हैं। कौन सी वेव्स, एस वेव्स। इनकी प्रकृति क्या होती है, इनकी जो प्रकृति है, इनका जो नेचर है, इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ, क्या होती है इनकी प्रकृति, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ का क्या होता है इंग्लिश में, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। क्या होता है, ये तरंगें केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती हैं, इनको गौण तरंगें बोला जाता है। इनकी जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स होती है। इनकी गति क्या होती है, इनकी स्पीड क्या होती है, इनकी गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ट्रांसवर्स का अर्थ क्या होता है, जैसे कि हम आज प्रकाश को देखते हैं, प्रकाश जो आता है उसी प्रकार से ये हमारी जो वेव्स है, एस वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स हैं, ऐसे ही प्रकाश की तरह चलती हैं। इनकी जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स होती है। इनकी जो स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक अच्छे सिनॉप्सिस नोट के साथ आपको मैं बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा। मैं इसको क्लीन कर देता हूं। तो हमारी पी वेव्स हो गई, एस वेव्स हो गई। इसके बाद क्या होता है, हमारी एल वेव्स, जिसको इनको हम क्या बोलते हैं, लव वेव्स। क्या बोलते हैं इनको हम, लव वेव्स। तो अभी हम आपको एल वेव्स, एल वेव्स जो क्या बोलते हैं, लव वेव्स। देख रहे हो भूकंप में भी लव वेव्स आ रहा है, भूकंप में भी लव शब्द आ रहा है। तो जो एल वेव्स होती हैं ये क्या होती हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनका दूसरा नाम भी होता है सरफेस वेव्स। क्या बोला जाता है, एल वेव्स को दूसरे नाम से बोला जाता है सरफेस वेव्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन बन गया आपके पेपर में कि ऐसी कौन सी वेव्स हैं जिनको कि सरफेस वेव्स के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी वेव्स रहेंगी, हमारी एल वेव्स रहेंगी। कौन सी वेव्स रहेंगी, एल वेव्स। सरफेस वेव्स का अर्थ क्या होता है, धरातलीय तरंग, धरातलीय तरंग। क्या रहता है इनका मतलब, धरातलीय तरंग। तो इनकी जो गति होती है, अभी तक हमने देखा कि उनकी जो पी वेव्स थी उनकी 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड थी,
उसके बाद एस वेव साई हमारी सेकेंडरी वेव साई, तो उनकी गति जो थी वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। तो अभी इनकी गति क्या होने वाली है, इनकी गति है जो कि सबसे कम होती है। क्या होती है इनकी गति? सबसे कम होती है। कितनी रहती है इनकी गति? 2 से एल वेव्स की गति, देखो मेरे साथ, इनकी गति, इनकी जो स्पीड है वो 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि इनकी गति, ऐसे लिख सकते हैं, इनकी गति सबसे कम होती है। तो एयरवेव्स की जो गति है वो सबसे कम होती है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये सब सर्वाधिक विनाशकारी होती है। क्या होती है ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। देख रहे हो लव, ये लव वेव्स, लास्ट में देख रहे हो इनकी गति भी सबसे कम है, इनकी स्पीड भी सबसे कम है, ये सरफेस वेव्स हैं, लेकिन फिर भी क्या होती हैं? विनाशकारी, बिल्कुल सबको तहस नहस कर देना, इन सबका अंत कर देना, ये क्या होती है? विनाशकारी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ले लिया होगा। अभी मैं इसको क्लीन कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप एक कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब हमारे वायुमंडल में जब भूकंप उत्पन्न होता है, जैसे हमारे सरफेस पर भूकंप उत्पन्न होता है, तो हमारे वायुमंडल में हमें किसकी मात्रा बढ़ने को मिलती है? किसकी मात्रा बढ़ने को मिलती है? भूकंप आने से पहले हमारे वायुमंडल में, बताओ, भूकंप आने से पहले हमारे वायुमंडल में जो रेडॉन है, क्या है? रेडॉन, आपने नाम सुना होगा, एक एलिमेंट है रेडॉन। रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है। जब भूकंप आने से पहले हमारे वायुमंडल में रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है। जैसा कि आप देखते होंगे कुछ जानवर, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि भूकंप के आने का पता उन्हें समय से पहले पता चल जाता है। जैसे कि हम तो देखेंगे कि अपना रिएक्टर लाएंगे या सीस्मोग्राफ लाएंगे, उसके थ्रू देखेंगे, लेकिन उनको ना फील होने लगता है, उनको महसूस होने लगता है। तो ऐसे ही कुछ जानवर, कुछ जीव हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनको पहले ही पता चल जाता है, समय से पहले? जैसे लिखो अपनी नोटबुक में, डॉग, फर्स्ट वन डॉग, कैट और चमगादड़ इत्यादि। तो हमारे कुछ जीव हैं जिनको भूकंप आने से पहले ही पता चल जाता है। तो कैसी लगी आपको मेरी क्लास? उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी रही, आप अच्छे से समझे होंगे, तरीके से समझे होंगे।
उम्मीद करता हूँ आप मेरी क्लास के साथ जुड़े रहें। आपको जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी आपको मैंने समझाया है, एक डायग्राम के थ्रू, एक स्क्रीनशॉट, जो भी मैंने आपको बोला, ये सारे नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। शाम को हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। तो आप हमारे इलाइट लर्निंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें और मेरे साथ क्लास लेना बिल्कुल ना भूलें।